हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 12 पार्ट टू अकाउंटेंसी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट करने वाले हैं। जैसे हमने पार्ट 1 में सेकेंड चैप्टर बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट किया है और वो भी 11 मार्क्स का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मतलब वो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसी तरीके से सेक्शन 8 में अकाउंटेंसी के पेपर में सेक्शन 8 में दूसरा क्वेश्चन है वो कंपनी फाइनल अकाउंट होगा। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन 11 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। उसी तरीके का टर्म्स और कंडीशन उसी तरीके से हमें इसमें भी यूज करनी है, मगर इसमें बैलेंस शीट है वो थोड़ा चेंज होगा। रूल वही रहेंगे मगर ये चेंज होगा। राइट, तो आज हम करने जा रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट। तो हमें कंपनी फाइनल अकाउंट क्यों यूज करना है ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी are at most important for its shareholder, takes authority, analyzes management and other stakeholders. They give they give information about financial performance position on a company. Section 129(1) of the company act, है ना। वो जो हमने सीखा था पार्टनरशिप वाला, वो आपने बैलेंस शीट सीखा था, उसमें पार्टनरशिप जो हमने किया है वो उस कंपनी के एक्ट से थ्रू किया गया था। और ये जो हम स्टेटमेंट कर रहे हैं वो सेक्शन 129(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 lays down that the financial statement shall give the true and fair view of a statement of affair of a company and a company or a company, है ना। They should also complete with the accounting standard notified under section 133, है ना। तो ये मैंने आपको सिखाया है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये हमें कंपनी फाइनल अकाउंट करना है। वो जो हमने पार्ट 1 में सीखा था वो 1932 के बेस पर किया था, है ना। और ये जो हम कर रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट वो कर रहे हैं वो है कंपनी एक्ट 2013 के बेस पर, है ना। तो ये हमें पूरे ध्यान से करना है। और इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटी, एनालाइज मैनेजमेंट और अदर स्टेक होल्डर है, उसके लिए ये हमें करना है। तो देखो यहाँ पर ये मीनिंग दिया गया है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वन सेंटेंस में भी पूछा जाता है। इसमें से आपको थियरी नहीं करनी है मगर आपको वन सेंटेंस और एमसीक्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा हार्ड है मगर आप ध्यान दोगे तो ये आपके लिए इजी बन जाएगा। Financial statements are statements presenting accounting information is brief at the end of accounting process for an accounting period. Financial statements provide information regarding financial results to its internal and the external users, है ना। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग। ये जो हमारी प्रोसेस है वो अकाउंटिंग पीरियड थ्रू ही की जाती है और ये हमारा स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट किस तरह से बनाया गया है, देखो यहाँ पर एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ रिलेशन ऑफ कंपनी इनकम। तो ये आपको 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो नोट है उसकी, तो ये नोट भी हम सीखेंगे। देखो, अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड है अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन केस ऑफ एंटिटी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी, an income and expenditure amount for a financial year, cash flow statement for a financial year, a statement of changes in a equity if a application applicable, not related to account. It should be noted that balance sheet shows the financial position as at the particular point and hence its title should be balance sheet as। देखो यहाँ पर टाइटल भी दिया गया है और वैसे हमें ये पता है बैलेंस शीट एज,
है ना। और ये बैलेंस शीट का है। फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड एंडेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। और ये दोनों आपको 11 मार्क्स में पूछा जाएगा। डेट विच इज यूजुअली अ ईयर एंड हैंस इट्स टाइटल so be profit and loss statement for the year ended, है ना। ये दोनों हमें एंडेड में ही रेडी करना है, मतलब ईयर एंडिंग में करना है। समझ में आया। तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट loss account is prepared for any period shorter or longer than a year. The word period is stood, for example, a company incorporated on 1st December 2016 and its first profit and loss statement is prepared for a 6 month. अगर ये 6 month का बनाना है up to 31/3/2017, in this case the title should be profit and loss statement for period ended 31/3/2017 or profit and loss statement for a 6 month ended 31/3/2017, है ना। तो इसी तरीके से हम 6 मंथ का भी बना सकते हैं। वो जो बैलेंस शीट हमने सीखा था पार्टनरशिप वाला, वो हम ईयर एंडिंग में कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी हमें दिया गया है। अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग टू सेक्शन 241 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। Financial year in relation to any company or body corporate means the period ended on the 31st March of every year. If company is incorporated on or after the first day of January of a year, the financial period ends on 31st day of March of the following year. Generally, financial year is of 12 months for a period starting for 1st अप्रैल एंड एंडिंग, ये भी याद रखना है ना। स्टार्टिंग 1st अप्रैल एंड एंडेड 31st मार्च। यहाँ पर ये थियरी का क्वेश्चन आने वाला नहीं है, फिर भी हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो हमें ध्यान में लेना है। भले ही ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, मगर जब हम सम कर सकते हैं पहले उसकी थियरी हमें आनी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट following are some of characteristics of a financial statement. Financial statements are called historical statements as they are related to past periods. Second, figures stated in a financial statement are expressed in terms of money. तो आपको पता है ना, फाइनेंशियल किसके साथ इन्वॉल्व है, मनी के साथ, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन recorded facts and do not include even significant facts which are not recorded in the book. For example, self-generated goodwill of the company is not recorded as no costing incurred for equitization theorem. Profit and loss account shows profit or loss for a given period and thus given idea about the financial performance of company. Balance sheet show position of equity, liability and assets as at a particular point in time. Thus gives an idea about the financial position of a company. Financial statements are prepared based on generally accepted accounting principles. Preparation of financial statements involve personal judgment in a respect of some items that often are available under law for different treatment. For example, the person preparing account is free to select any alternative out of alternatives available for method of a valuation of inventory and method of providing depreciation. है ना। तो ये जो हमारा था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था। अभी इसी बेस पर मैं आपको फॉर्मेट समझाती हूँ। देखो, ये फॉर्मेट हमें ये करना है बैलेंस शीट का, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको आएगा ना तो ही आपको आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको आएगा। तो देखो, ये फॉर्मेशन हमने शेड्यूल सी टू द कंपनी एक्ट 2013, तो ये हमारा शेड्यूल 13, देखो ये 13 नहीं 3, है ना। इसके बेस पर हम ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर रहे हैं।
तो देखिए हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, ये हमारा हेडिंग है, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एड, है ना। यहाँ पर जो भी ईयर है वो, तो उसी तरीके उसमें हम दो पार्ट करते थे ना, हॉरिजॉन्टल रोल। देखो बैलेंस शीट हम दो तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। वहां पर हमने डेबिट क्रेडिट यूज करके किया था, यहाँ पर सेम वे हम दो पार्ट नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर पहले जो है वो लियाबिलिटी ले लेंगे और बाद में हम असेट लेंगे। देखो ये मैंने पार्ट किया है, इक्विटी एंड लियाबिलिटी, और यहाँ पर असेट, है ना, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड, सेम वे वही आपको टर्म्स और कंडीशन यूज करनी होती है। तो ये फॉर्मेट, तो पहला हमारा पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड फिगर ऑफ द एट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये दोनों भी दिया गया है इसमें। तो देखो यहाँ पर पहला हेडिंग है इक्विटी एंड लियाबिलिटी, ये होता है हेडिंग। सुनो ये क्वेश्चन अभी आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ये होता है मेन हेडिंग। क्या होता है ये? हेडिंग होता है कि कौन से हेडिंग के नीचे आपको ये करना है, तो ये हेडिंग है। ये जो है वो मेन हेडिंग है, ये जो है वो मेन हेडिंग है, आपको बताऊं मैं, मेन हेडिंग है ये। और ये जो है वो सब हेडिंग है। क्या है? सब हेडिंग है। ये आपको क्वेश्चन अभी मिलेगा कि कौन से हेडिंग के नीचे क्या आता है, तो आपको ये 3 कॉलम में वो क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये हमारा मेन हेडिंग है। फिर ये हेडिंग होता है, ये कौन से टाइटल के नीचे बताया जाता है, तो इक्विटी एंड लियाबिलिटी, उसका जो ये है मेन हेडिंग है, और ये उसका सब हेडिंग है। सब हेडिंग है तो शेयर होल्डर में ये आ सकता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिजर्व अगेंस्ट शेयर वारंट टू। सेकंड जो है वो भी इक्विटी एंड लियाबिलिटी हेडिंग के नीचे ही आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी। यहाँ पर पेंडिंग अलॉटमेंट दिया गया है, जिसमें हम फॉर फ्यूचर कॉन्सेप्ट ये सब हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर हम ले सकते हैं नॉन करंट लियाबिलिटी। तो नॉन करंट लियाबिलिटी में कौन कौन सी मैटर आती है आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना, डिफर्ड टैक्स लियाबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लियाबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये हमारा हेडिंग है इक्विटी एंड लियाबिलिटी। ये जो हमारा टाइटल है उसका जो मेन हेडिंग है वो नॉन करंट लियाबिलिटी है, और ये सब 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 हेडिंग है, सब हेडिंग है। तो ये क्वेश्चन में आपको ये करना है। फिर उसके बाद का आप देख सकते हो ना, जो इक्विटी एंड लियाबिलिटी है वो मैंने 4 पार्ट में कन्वर्ट किया है। करंट लियाबिलिटी, उसमें ये हमारा मेन हेडिंग है, टाइटल हमारा इक्विटी एंड लियाबिलिटी है, ये हमारा मेन हेडिंग है, और ये जो है वो सब हेडिंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लियाबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब है। और ये जो क्रेडिट साइड होता है उसका टोटल हमें यहाँ पर करना है, ये टोटल और ये टोटल सेम आना चाहिए। तो हमारा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। इसमें टर्म और कंडीशन दोनों सेम ही है, हमें अलग से नहीं करना है, सेम ही है, मगर थोड़ा सा हमने ये फॉर्मेट चेंज किया है ना। अभी हमने फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट कर लिया, क्रेडिट साइड कंप्लीट कर ली। अब हम करेंगे डेबिट साइड। तो डेबिट हमारी साइड है वो असेट होती है, राइट। तो पहले हम लिखेंगे नॉन करंट, तो ये हमारा टाइटल है, ये मेन हेडिंग है, और ये सब हेडिंग है, ये आपको याद रखना है। और ये अभी आपको मैं ये भी सिखाऊंगी कि कौन सी फिक्स एसेट है, कौन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो सब भी आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको। तो नॉन करंट असेट जो मेन हेडिंग है उसमें सब हेडिंग होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या क्या होता है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर एम्प्लॉयमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट, है ना। ये हमारा पहला था नॉन करंट एसेट। फिर हमें करना है इसमें करंट एसेट। करंट एसेट देखो, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट हमारा मेन हेडिंग है, और ये सब हेडिंग है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, अदर करंट एसेट है, और ये टोटल। देखो ये हमारी डेबिट साइड है, तो ये दोनों आपको सेम, ये टोटल और ये टोटल सेम आना चाहिए। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और ये डेबिट साइड है, टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही रहेगी। तो देखो बैलेंस शीट में कौन कौन सी मैटर हमें किसमें लेनी है ना, वो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर लियाबिलिटी, तो शेयर कैपिटल में आप देख सकते हो, और ये जो मैं करवा रही हूँ ना वो जो हमारा है शेड्यूल, 3 शेड्यूल के बेस पर 2000
13 के बेस पर ये मैं करवा रही हूँ कि शेयर कैपिटल में क्या क्या मैटर आ सकती है। तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर अथॉरिटी, नंबर ऑफ शेयर इशूड, पर वैल्यू पर शेयर ये आ सकता है। फिर रिकाउंसिलेशन वाला आ सकता है। फिर राइट शेयर आ सकता है, राइट प्रेफरेंस रिस्ट्रिक्शन अटैचिंग वो आ सकता है। शेयर इन अ कंपनी हेल्ड वो आ सकता है। फिर टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल ये आ सकता है। कॉल्स अनपेड, देखो ये याद रखना, कॉल्स अनपेड 4 फीचर ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये याद रखना क्योंकि ज्यादातर यही आता है, क्योंकि ये ज्यादातर शेयर के बारे में ही है। तो कॉल्स अनपेड एंड 4 फीचर ये जो हमारा है वो हमारा टाइटल होगा, इक्विटी एंड लिएबिलिटी होगा, मेन हेडिंग होगा शेयर कैपिटल एंड सब हेडिंग होगा कॉल्स अनपेड एंड 4 फीचर से ये हो सकता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। आपको बताया था ना कि सेकंड जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी मैटर आ सकती है वो देखो। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व लाइक अ डिविडेंड, इक्विलाइजेशन रिजर्व, सरप्लस, ये सब आ सकता है रिजर्व एंड सरप्लस में, है ना। मेन हेडिंग हमारा इक्विटी एंड लिएबिलिटी है, ये मेन हेडिंग है, टाइटल वह है, ये जो सब है वो सब हेडिंग है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ सकता है। उसी तरीके से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, है ना, ये सी है, उसमें तो वही लिखा गया होगा। फिर हमारा दूसरा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी हमें क्लियरली लिखा होगा। फिर हमने थर्ड किया है नॉन करंट लिएबिलिटी, देखो यहाँ पर 1 मार्क्स लिखा है, मतलब ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि नॉन करंट लिएबिलिटी में कौन कौन सी मैटर आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग शैल बी क्लासिफाइड बॉन्ड्स, डिबेंचर, terms loans from a bank, from other parties, deferred payment liability, deposit, loans and advance for a related party, long-term maturities and of financial lease obligations, other loan and advance। तो ये सब आपको नॉन करंट लिएबिलिटी में आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिफर्ड टैक्स लिएबिलिटी कौन सी है, अदर लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी, है ना, डिफर्ड टैक्स वो भी रेडीमेड दिया होगा। फिर अदर लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी जिसमें ट्रेड पेएबल होगा लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युइटी फंड एक्सेट्रा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में होगा ये हमें क्लियरली दिया गया होगा। फिर करंट लिएबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग सेल be classified as a loan payable on demand from banks, from other parties, loans and advance from a related party, deposit and other loan and advance। तो ये करंट में आ सकता है। उसी तरीके से ट्रेड पेएबल, देखो ये मेन हमारा है ट्रेड पेएबल, है ना, ये आ सकता है। फिर अदर करंट लिएबिलिटी है, उसमें करंट मैच्योरिटीज लॉन्ग टर्म डेट आ सकती है, करंट मैच्योरिटीज of a financial lease obligation, still interest accurate but not due to borrowing, interest accurate and due on borrowing, income received in advance, ये सब अदर में आ सकती है। अनपेड, तो ये हमारा टाइटल है, देखो अदर करंट, ये हमारा मेन हेडिंग है अदर करंट लिएबिलिटी, और ये सब हेडिंग है ना। फिर देखो यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर प्रोविजन लाइक अ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, है ना, फिर प्रोविजन फॉर अ बैड डेट एक्सेट्रा। ये था हमारा जो क्रेडिट साइड था, जिसमें हमने हेडिंग किया है 4 तक, वो मैंने आपको सिखाया है। अभी हमने डेबिट साइड आपको सिखाने जा रही हूँ, मतलब असेट सिखाने जा रही हूँ। नॉन करंट एसेट, फिक्स असेट, तो फिक्स देखो ये हमारा टाइटल है असेट, फिर ये हमारा मेन हेडिंग है और ये हमारा सब हेडिंग है ना। तो टेंजिबल असेट में कौन कौन सी आ सकती है देखो, है ना, लैंड, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, फिर बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑफिशियली इक्विपमेंट, अदर्स, लीज होल्ड असेट, ये सब हमारी असेट है, ठीक है ना। उसी तरीके से अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इनटेंजिबल असेट, जो आज तक हमें यही पता था कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वही है, मगर आप देखो यहाँ पर
गुडविल ब्रांड ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखो ये नया है। पब्लिशिंग राइट ये भी नया है, माइनिंग राइट ये भी नया है, कॉपीराइट एंड पेटेंट। आज तक हमें यही चीज पता था, यही पता था कि गुडविल ट्रेडमार्क फिर कॉपीराइट और पेटेंट है, मगर ये भी है रिसिप्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड द टेक्निकल नो हाउ, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज एंड अदर, है ना। तो ये सब, ये जो है वो इंटेंजिबल असेट है। फिर कैपिटल वर्क इन अ प्रोसेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट में कौन कौन सी सब हेडिंग होता है कि कौन कौन सी मैटर है वो नॉन करंट में आ सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट एंड द ट्रस्ट सिक्योरिटी, investment in debenture and bond, investment in a mutual fund, investment in a partnership firm, other non-current investment। ठीक है। फिर इसी तरह से डिफॉल्टेड असेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस। तो लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, कैपिटल एडवांस, लोन एडवांस इन रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन इन एडवांस। फिर यहाँ पर हमें दिया गया है अबाउट लोन इन एडवांस कैन ऑल्सो बी सेपरेटली सब क्लासिफाइड एज तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल, है ना। फिर अदर लोन असेट में आ सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, अदर। ये सब क्या है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले ही वो एग्जाम में ना पूछा जाए, मगर ये आपको थियरी पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको बैलेंस शीट करना है तो ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन से हेडिंग के नीचे, कौन से टाइटल में किसका सब हेडिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट shall be classified as investment in equity instrument। टोटली यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट ही दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर का है, गवर्नमेंट का है, डिबेंचर का है, म्यूचुअल का है ना। तो ये आपको सबको दिया गया है, पार्टनरशिप फर्म है ना। तो यहाँ पर इन्वेंटरी वो भी एक हमारा हेडिंग है, उसमें कौन कौन सी मैटर आ सकती है, देखो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, सोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स, अदर गुड्स इन ट्रांसिट, ये आ सकता है। फिर हमारा ट्रेड रिसीवेबल, जैसे हमने ट्रेड पेबल किया था उसी तरीके से हमें ट्रेड रिसीवेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटर्स दिया है और आपको शेड्यूल सी के लिए उसको आइडेंटिफाई करना है तो आपका जो मेन हेडिंग है वो असेट आएगा, टाइटल है असेट आएगा, मेन हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा और सब हेडिंग क्या आएगा, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी हमारे बैलेंस शीट में होता है, चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड होता है, कैश ऑन हैंड होता है एंड अदर। तो ये हमारा उसमें सब आ सकता है। शॉर्ट एंड टर्म लोन इन एडवांस, तो ये सब क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पर ये है, ठीक है। फिर अदर करंट एसेट, तो ये अदर करंट एसेट है जैसे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, है ना। पेडिंग जो हमारा प्रीपेड होता है और हमारा जो रिसीवेबल होता है वो हमें यहाँ पर करना है। और ये भी देखो, ये भी हम यहाँ पर लिखते हैं असेट में, जो अदर करंट एसेट में आती है, डिबेंचर डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सब अदर करंट एसेट के हेडिंग के नीचे आता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर दिया गया है, देखो ये मैं बता रही हूँ, इलिस्ट्रेशन 1 है। हाउ विल यू शो फॉलोइंग बैलेंस इन अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल सी। तो देखो कंपनी एट 2013, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बैलेंस शीट में कौन से टाइटल में, इक्विटी एंड लिएबिलिटी, जो मैंने बताया था ना। मेन हेडिंग क्या था, शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या था, शेयर कैपिटल। इसी तरीके से हमें करना है, उसी तरीके से कॉल इन एरियर, तो वो भी सेम वे, इक्विटी एंड लिएबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड एंड डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, वो भी शेयर कैपिटल में ही आता है। और वैसे देखो ये क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का देखो, क्रेडिटर्स इक्विटी एंड लिएबिलिटी एंड करंट लिएबिलिटी, और जो हमारा सब हेडिंग था वो क्या था, ट्रेड पेएबल, राइट। तो इसी तरीके से हमें टैक्स का भी क्वेश्चन करना है ना। तो ये आपने सीखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड बाय।